Assalamu alaikum students. Today let's talk about combining independent and mutually exclusive events. But first of all, I will revise the previous lecture. पिछले लेक्चर में हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम्स के बारे में पढ़ा था. दैट वाज लेक्चर 2 एंड इट इज़ लेक्चर 3. तो उसमें हमने सीखा था कि जितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं किसी इवेंट के, उसको हम एक पॉसिबिलिटी डायग्राम्स बना के उसमें लिख लेते थे और जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको उनकी मदद से सॉल्व करते थे. तो पिछले लेक्चर में हमने पॉसिबिलिटी डायग्राम्स को सॉल्व करना सीखा था, उसकी मदद से क्वेश्चंस को, इवेंट्स को. तो इस इवेंट में आप सीखेंगे कंबाइनिंग इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, कि इनको किस तरह कंबाइन करना है और ये इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते क्या हैं. First of all, I will tell you about the independent event, that what is independent event. Event in which first outcome has no influence on the next outcome. यानी ऐसा इवेंट जिसमें पहले आउटकम की आपके पास किसी दूसरे आउटकम पे या उससे आने वाले नेक्स्ट आउटकम पे कोई इन्फ्लुएंस ना हो. ठीक है, यानी कोई असर ना हो, जिसको कह लें कि दोनों या तो मीन टू से कह लें कि बराबर हों, या पहले का दूसरे पे कोई भी इतना कोई असर ना हो रिजल्ट पे कि पहले रिजल्ट का दूसरे रिजल्ट पे हो जाए. तो इसे आप इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे. मीन टू से यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी कोट की है, देखें. इफ़ यू फ्लिप ए कॉइन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट शोइंग अ हेड इज 0.5. मीन टू से व्हेन यू जस्ट टॉस अ कॉइन और जस्ट थ्रो अ कॉइन, then the probability of head or a tail would be a 0.5%. मीन टू से हाफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि उसकी 0.5% उसकी आपके पास ना 0.5 आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी 50% प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की, 50% होगी टेल आने की. मीन टू से नेक्स्ट, इफ़ यू फ्लिप द कॉइन सेकेंड टाइम, आपने उसे पहले टाइम जब फ्लिप किया तो भी उसकी 50% प्रोबेबिलिटी थी हेड आने की. जब नेक्स्ट टाइम उसे फ्लिप किया तो भी 50% आपके पास उसकी प्रोबेबिलिटी थी हेड आने की. मीन टू से इफ़ यू flip a coin once, then the probability of it showing a head is 0.5, and if you flip the coin second time, then the probability of showing a head is still 0.5. Mean to say the probability will remain 0.5. So it is showing the event is independent, यानी कि हेड आने की भी उतनी है, टेल आने की भी उतनी है उसकी प्रोबेबिलिटी. तो पहले वाले इवेंट का दूसरे इवेंट पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि पहले की वजह से अब दूसरी की आ जाए या दूसरे की वजह से पहली इस तरह की आई है तो दूसरी ऐसी नहीं, इसका कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है. ठीक है, तो इसे हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहेंगे. इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पी probability of A happens then B happens. Mean to say you will calculate both the probabilities at the same time and you will take the product of both probabilities. First of all A happens, then B happens. Mean to say probability of the A, then probability of the B and multiply both the probabilities independent event के लिए. ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, P probability of A and B, probability of A multiply by probability of B. इस तरह आप इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी इस तरह काउंट करेंगे, यानी इस तरह कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपने दूसरे इवेंट की बात करने के लिए. इधर नीचे यहाँ है, देयर आर सिचुएशंस व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इवेंट A एंड B टू हैपन्स एट द सेम टाइम. यानी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें एक ही इवेंट, दो इवेंट्स एट द सेम टाइम मतलब नहीं, वाक़या नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है. कहता है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें ए और बी दोनों इवेंट सेम टाइम पे वाक़या नहीं होते. तो सिचुएशन कैसी है देखें, एक एग्जांपल ये दी हुई है उसने नीचे. ये हम दूसरे इवेंट के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि दूसरे एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए बात कर रहे हैं यहाँ से नीचे. ठीक है, यहाँ से. तो यहाँ कहता है देयर आर सिचुएशंस व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर इवेंट ए एंड बी टू हैपन एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू थ्रो अ डाई, नॉर्मल डाई, यानी आप एक नॉर्मल डाई है उसे थ्रो करते हैं और आप कहते हैं कि आपके पास जो भी उसका आउटकम आए वो एक इवन नंबर हो. फर्स्ट आपके पास जो रिजल्ट आता है यहाँ ए डाइस पे, एक डाइस पे जो ए इवेंट है उसका जो रिजल्ट है वो इवन नंबर आ जाता है. लेकिन जब आप नेक्स्ट डाई को थ्रो करते हैं तो आपका जो रिजल्ट है ऑड नंबर आ जाता है.
इस तरह देखें कि एट ए सेम टाइम आप जो चाह रहे हैं इवेंट की सिचुएशंस में, तो सेम टाइम मीन टू से वो एक जैसे रिजल्ट आपके पास नहीं आते, ठीक है, एक जैसे रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी वो नहीं होती। तो फिर इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है आगे, ये देखें कि एट द सेम टाइम वो नहीं आते। ए द इवेंट you get even number, b the event you get odd number, mean to say at the same time for events a and b, the a and b to happen at the same time it is impossible, ठीक है। फर्स्ट के लिए है द इवेंट यू गेट इवन नंबर, द इवेंट यू गेट ऑड नंबर, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी ये है कि पहली दफ़ा में वो इवन आ सकते हैं और दूसरी दफ़ा में ऑड आ सकते हैं। देन ए एंड बी कैन नॉट हैपन टुगेदर बिकॉज नो नंबर इज बोथ इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम, मीन टू से आपके पास एक ही वक्त में ना तो इवन वाला रिजल्ट आया दो दफ़ा में, दो दफ़ा जब एक ही वक्त में आपने उसे डाई को रोल किया, ना ही ऑड वाला रिजल्ट आया, ठीक है। तो इस तरह के इवेंट को फिर आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। जब आपने डाई को दो मरतबा रोल किया, ना ही उसने आपको ऑड रिजल्ट दिया सेम टाइम में, ना ही उसने आपको इवन रिजल्ट दिया सेम टाइम में, तो इस तरह की कंडीशन में हम इस तरह के हालात में कह लें कि हम इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का नेम देते हैं। अब देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उनको ऐड किया जाता है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट में आपके पास प्रोबेबिलिटीज़ को क्या किया जाता है, उनमें आप उन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर आप इस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। अब इनकी एग्जांपल्स भी देखते हैं आगे। ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल दैट इफ जेम्स एंड सैरा both taking a music examination independently, James and Sarah both taking a music examination independently, the probability that James passes is 3/4 and the probability that Sarah passes 5/6। यहाँ पे दो probabilities आपको दी हुई हैं और दोनों की probability एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसने बता भी दिया कि म्यूज़िक एग्जामिनेशन की जो probability है ना दोनों की, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। तो इन ये दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हों तो उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर दोनों पास हों, या तो पास ना हो, या उनमें से एक पास हो, या फिर एंड वाले में चौथे में वो कह रहा है आइदर जेम्स और सैरा पासिस, कि दोनों में से जेम्स और सैरा में से कोई एक पास हो जाए, यानी कि नॉट बोथ, दो नहीं, कोई एक पास हो जाए, ठीक है, आइदर जेम्स और सैरा पासिस। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं। उसने कहा इफ़ बोथ पासिस, ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, अगर दोनों पास हो जाएं। तो ए पार्ट में हमें पता है कि सैरा और जेम्स दोनों इंडिपेंडेंटली रखते हैं प्रोबेबिलिटीज़। तो ये इवेंट जो है दोनों का वो इंडिपेंडेंटली है। सैरा की सक्सेस या फेलियर वो जेम्स से इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स वो जेम्स पे डिपेंड नहीं कर रही। तो जो जेम्स का या सैरा का आउटकम है वो मीन टू से अपना अपना उनका डिफरेंट होगा। सो हम यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे बात करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे हैं दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ की। सैरा की प्रोबेबिलिटी क्या है, जेम्स की 3/4, सैरा की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। तो आपको याद होगा दोनों की प्रोबेबिलिटी के लिए अगर दोनों पास होते हैं, हमारे इवेंट का क्या नेम है, सबसे पहले लिखें इवेंट का नेम, दैट इज़ इफ़ बोथ पासिस या बोथ पास। मैंने आपको पीछे जो फॉर्मूला में बताया, पहले ए और बी दो इवेंट्स थे ना हमारे पास। अब जो इवेंट है वो वहाँ पे ए और बी इवेंट का नाम था, अब यहाँ पे इवेंट का नेम है बोथ पास। अगर दोनों पास होते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हैं। जेम्स की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास, आपको यहाँ पे दी हुई है 3/4, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है जैसे कि मैंने समझाया पीछे। और सैरा की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट इज़ 5/6, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है इसीलिए। तो अगर यहाँ पे कटिंग हो रही है तो कटिंग कर दें, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वालों के साथ। 3 1s are 3 2s are 6। और अब देखें क्या इसमें कटिंग हो रही है और कोई नहीं हो रही, तो इसको एज इट इज़ ही आप लिख सकते हैं
ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 4 2 ज़ार 8। तो जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है दोनों की पहले यानी कि पार्ट को सॉल्व करते हुए वो आ जाएगी 5/8। ठीक है, दोनों के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है नीदर पासेस, कि अगर दोनों ही पास ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट के लिए लिख रहा हूँ बी। सेकंड पार्ट कि अगर दोनों ही पास ना हो। अब देखें, आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा, पिछले लेक्चर में आप देखेंगे अगर एक इवेंट ना हो, मीन टू से हमने वहाँ पे ये बताया था कि अगर एक इवेंट हैपन ही नहीं हो रहा तो फिर उसकी किस तरह हम उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। अगर एक इवेंट हैपन नहीं हो रहा तो इसे आपने उसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करना था, आपको याद होगा। ठीक है, इफ़ अ इवेंट डज नॉट हैपनिंग, तो हमारे पास वगैरह नीदर पास। तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में अगर दोनों ही पास नहीं हो रहे, उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ये थी ना, एक ये थी और एक ये थी, पास होने की प्रोबेबिलिटी जो थी। अब वो कहता है अगर दोनों नहीं पास हो रहे तो हमारे इवेंट का नेम क्या है? इवेंट का नेम होगा नीदर पासिस। ये दोनों ही पास नहीं हो रहे, नीदर पासिस। अब अगर दोनों ही पास नहीं हो रहे तो इवेंट के पास ना होने के लिए, यानी हम उस इवेंट के वाकया ना होने के लिए उसे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या है जो जेम्स की है 3/4 निकालनी, फिर भी हमने टोटल ही है। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास इवेंट कौन सा है? इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। तो इंडिपेंडेंट इवेंट में आप निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट है तो वो वाकया नहीं हो रहा है, इवेंट हो नहीं रहा, वो कह रहा है नीदर पासिस। तो आप इसको ब्रैकेट डाल के इस तरह लिख लें, इस तरह। ठीक है, मल्टीप्लाई ये वाली प्रोबेबिलिटी जो ये भी वो कह रहा है, मतलब ये तो पास होने की है ना, अगर पास ना हो इसको भी 1 में से माइनस कर लें प्रोबेबिलिटी को, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम ले लें। यहाँ पे आपका एलसीएम क्या आएगा? दैट इज़ 4 1 ज़ा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो नोमिनेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जिस तरह के एलसीएम का मेथड है। और 1 ज़ा 4 -3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 6 आपके पास एलसीएम, तो इससे भी डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई, 6 1 ज़ा 6, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नोमिनेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 6 पे डिवाइड 1, तो 1 5 से मल्टीप्लाई 6 -5, 4 में से 3 दैट इज़ 1/4 मल्टीप्लाई 6 -5 दैट इज़ 1/6। तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आप उसको लिख सकते हैं 1/24। तो दोनों के पास ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी? 1/24। तो बढ़ते हैं सी पार्ट की जानिब। सी पार्ट में वो कह रहा है एटलीस्ट 1 पास, यानी कि कोई एक ही पास हो जाए। अब ये नहीं पता हमें उनमें से कोई एक कौन सा है। ठीक है, वो कोई एक सैरा भी हो सकती है, कोई एक जेम्स भी हो सकता है, तो इनमें से कोई एक पास हो जाए। तो मीन टू से कोई एक में इनकी दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आएगी, जो कि अभी आपने पीछे फाइंड की है। यानी कोई एक में, मतलब अगर इसमें भी आपको शक पाया जा रहा है कि अगर इवेंट वाकया ना हो, कि इवेंट वहाँ पे हैपन ही ना हो, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सी पार्ट के लिए इवेंट का नेम लिखें एटलीस्ट 1, यानी कि ये आपके इवेंट का नेम है एटलीस्ट 1। तो कोई एक वो कह रहा है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में आप इसको इवेंट को निकालने के लिए 1 में से ही माइनस करेंगे। किसको? नीदर को, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नीदर को। अब नीदर वाली हमने प्रोबेबिलिटी क्यों ली है, उसकी बात क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? नीदर पासेस वाली की क्यों भला इसकी बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमें ये कन्फर्म नहीं है कि दोनों में से कोई एक पास हो, वो कौन सा है, वो सैरा है या फिर वो जेम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब उनकी कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है ना, जो हमने पीछे 1/24 फाइंड की नीदर पास के लिए, कि दोनों पासेस नीदर पासेस में आएंगे, तो वो लेंगे आप। ठीक है, और 1 में से इसलिए माइनस कर रहे हैं कि अभी भी कंफर्म नहीं है कि इवेंट हैपन होगा कि नहीं होगा, कि एटलीस्ट 1, कि उनमें से कोई एक पास हो। तो 1 माइनस आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/24, यानी इस प्रोबेबिलिटी की जगह जो हमने पीछे फाइंड की उसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आपके पास आएगा 24, तो 24 इधर इससे मल्टीप्लाई हो गया एज इट इज़, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो नोमिनेटर से ही डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ इसे 24 को 24 पे डिवाइड करके 1 आता है, 1 1 ज़ार 1, तो देयर यू विल राइट 21 में से 24 में से 1 निकालें, देयर विल बी 23/24। अब ये सी पार्ट की प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ जाएगी। तो बढ़ते हैं डी पार्ट की जानिब। अब बेटा जो डी पार्ट है हमारे पास यहाँ पे बच्चों, डी पार्ट में कहा गया है कि आइदर
सैरा और जेम्स पासिस के उनमें से अगर कोई एक पास हो। अब अच्छा, ये जो एक पास होने वाली बात है ना, ये तो हमारा कह लें कि इशारा कर रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरफ, यानी एट ए सेम टाइम कोई एक रिजल्ट आएगा। ठीक है, या तो सैरा पास होगी या जेम्स पास होगा, दोनों सेम नहीं होंगे रिजल्ट हमारे पास। ठीक है, दोनों दफ़ा में रिजल्ट सेम नहीं होंगे। उसने जिस तरह हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में पीछे बात की, तो हमारे इवेंट का यहाँ पे नेम क्या होगा डी पार्ट को सॉल्व करने के लिए? इवेंट का नेम लिख लें। इवेंट का नेम है इधर सैरा और जेम्स पासिस के दोनों में से अगर कोई एक पास हो, पासिस। ठीक है, अब इसको मैं यहीं पे लिख रहा हूँ नीचे इसी के। तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? अब प्रोबेबिलिटी जो मेरे पास आ रही है सैरा और जेम्स दोनों के पास होने की आ रही है। ठीक है, सैरा और जेम्स दोनों के पास होने की आ रही है। अच्छा, तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि अगर जेम्स पास होगा तो सैरा फेल है, मतलब उसने कहा ना इधर सैरा और जेम्स पासिस के दोनों में से कोई एक पास, तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी में हमारी यहाँ से सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं हम, यानी कि इधर जेम्स पासिस, अगर जेम्स पास होता है, जेम्स पासिस, तो सैरा के फेल होने का, एंड सैरा फेल्स तो सैरा फेल है। फिर इसका मतलब दो ही प्रोबेबिलिटीज हो सकती है ना पॉसिबल, यही का आउटकम हो सकता है ना उसका कोई एक पास। अगर जेम पास है तो फिर सैरा क्या है, आप लिख लें यहाँ पे फेल्स, और या फिर सैरा आपके पास है तो जेम्स फेल है फिर। ठीक है, दोनों में से एक काम तो हो गई, या फिर आप लिखें या क्या जेम फेल है या सैरा पासिस है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ और जेम्स फेल और सैरा पासिस, सैरा उसमें से पास है। ठीक हो गया, लें जी। अच्छा, अगर जेम पास होता है तो पास होने की जो प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है जेम की, वो क्या है याद करें ज़रा। अगर जेम पास होता है तो जो क्वेश्चन में दी हुई है वो है 3/4 जो जेम के पास होने की। और अगर सैरा फेल होती है, इसका मतलब यहाँ एक इवेंट के ना होने का खदशा है कि एक इवेंट नहीं है, एक इवेंट नहीं होगा, हैपन नहीं होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसकी उस पर डिपेंड नहीं करती। आएगा तो इनके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन ही आएगी इनके सेंटर में, लेकिन मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ। जेम्स पास होता है तो ये, अगर सैरा फेल होती है तो इसका मतलब सैरा की प्रोबेबिलिटी को 1 में से आप अगेन यहाँ पे माइनस करेंगे। सैरा की प्रोबेबिलिटी क्या थी जो आपने वहाँ पे लिखी थी भला? सैरा की प्रोबेबिलिटी थी 5/6, यही थी। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट आपको बताऊं, अब देखें ज़रा इन दोनों सिचुएशंस में जेम्स पास होता है तो सैरा फेल है, तो सैरा की फेल होने की ये प्रोबेबिलिटी इस तरह, आप अगर एक इवेंट ना हो, हैपन ना हो, तो इस तरह फाइंड करेंगे। बट आगे पढ़ें, और जेम्स फेल और सैरा पासिस, यानी कि चेक करें अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की तरफ बढ़ रहा है। वो किस तरह? क्योंकि एक इवेंट दूसरे जैसा एट ए सेम टाइम नहीं है। ठीक है, अगर एक इवेंट एट अ सेम टाइम दूसरे जैसा ना हो तो इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी प्लस करें आप पहली कंबाइंड प्रोबेबिलिटी को दूसरी प्रोबेबिलिटी में। अब दूसरी प्रोबेबिलिटी है क्या वो तो पहले लिखें। दूसरी ये, अगर जेम्स फेल होता है, अगर जेम्स फेल होता है तो जेम्स की प्रोबेबिलिटी क्या थी, ये वाली, इसे 1 में से माइनस करें। और सैरा की प्रोबेबिलिटी के साथ ये क्या होगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है ना। तो सैरा की प्रोबेबिलिटी वो थी 5/6। तो बेटे ये इस तरह करना है, यहाँ पे सैरा के फेल होने का खर्चा तो उसकी प्रोबेबिलिटी को मत हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे जेम्स के फेल होने का है तो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर रहे हैं। ये बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, लेकिन ये पूरा इवेंट जो आपको डी वाला नजर आ रहा है, ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वो इस तरह कि आपके पास जो पहला रिजल्ट आ रहा है वो दूसरे का नहीं आ रहा, एट ए सेम टाइम दोनों नहीं रिजल्ट एक जैसे नहीं आ रहे। ठीक है, दोनों दफा में डिफरेंट रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसे हम इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी कहेंगे। ठीक हो गया, तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व इस तरह करेंगे, 3/4 को एज इट इज़ लिख लें, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 6 1 जार 6 डायरेक्ट ही, -5 आ जाएगा एज इट इज़, 6 6 पे डिवाइड, 1 आया, 1 5 से मल्टीप्लाई, दैट इज़ 5। तो इधर लिख लें 3/4 एज इट इज़, मल्टीप्लाई,
तो आगे हम इसको लेके चलते हैं। 6 में से 5 को माइनस करें, यहाँ पे आ जाएगा 1/6, प्लस लग जाएगा सेंटर में, यहाँ पे भी प्लस लग जाएगा सेंटर में। तो यहाँ आपके पास क्या लिखा जाएगा, 3 1 जार 3 2 जार 6, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई आपस में कर लें तो आ जाएगा 1/8, 4 2 जार 8। ओके, अब यहाँ इसे सॉल्व करें इस साइड को, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 जार 4, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके यहाँ डिनोमिनेटर है इसे इस पर डिवाइड कर लें, 1 आ जाएगा, 1 इस पर डिवाइड होके और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 1 जार 3, मल्टीप्लाई बाय 5/6 को एज इट इज़ लिख लें, 4 में से 3 निकाल लें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 5/6, और यहाँ कटिंग हो रही है तो कटिंग कर लें, अगर मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस तरफ ले आए, यानी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लें यहाँ पे। ठीक है, लें जी, इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 6 4 जार 24। अब चेक करें, यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 5/24 है, तो इनका आपस में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ इस साइड पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, 1/8 और 5/24, तो 1/8 प्लस 5/24, तो इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी 24, एलसीएम इसका 24 ही होगा, तो यहाँ पर आप 24 ले लें एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम 24 लेने के बाद नीचे वाले पे क्या करते होते हैं, डिवाइड। इसको जब आप नीचे वाले पे डिवाइड करेंगे ना, यहाँ आपके पास आ जाएगा 3, और जो भी आता होता है डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे इस पे डिवाइड किया, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, प्लस 24 को 24 पे डिवाइड करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1, तो 1 5 से मल्टीप्लाई करके 5 एज इट इज़, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5 + 3 कितना होता है, 8/24। ठीक है, और इसके आगे यही मैं आंसर लिख रहा हूँ, 8 को इससे जब कटिंग करेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 1/3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ये इस तरह आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये डी पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया इसका, तो चारों के चारों पार्ट सॉल्व हो गए। डी पार्ट को एक दफ़ा ध्यान से फिर आप लोग देख लीजिएगा, तो आपको इजीली समझ लग जाएगी कि इसमें हमने क्या किया। ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल हमारी ख़त्म हो गई है। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।